आज हम लोग आपदा प्रबंधन में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकृति आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तो बाढ़ और सुखाड़ के बारे में तो हम आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, यानी कि पहले चैप्टर में भी, और प्रकृति आपदा के बारे में भी पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, और प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ाने वाले हैं वह बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों के लिए यह वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे जैसे ही क्लास शुरू होता है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपदा क्या है, प्रकृति आपदा क्या है, प्रबंधन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाढ़ और सुखाड़ को। तो आपदा के बारे में तो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि आपदा एक ऐसी घटना होती है जो क्षणिक समय में, यानी कि बहुत कम समय में आकर अपार जान माल की क्षति पहुंचाता है। जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ थोड़ा समय के लिए ही रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। भूकंप थोड़ा समय के लिए रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। सुनामी की बात करें तो सुनामी भी थोड़े समय के लिए ही आता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा करके जाता है। इसलिए आपदा का परिभाषा हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि आपदा एक ऐसी घटना होती है जो क्षणिक समय में आकर अपार जान माल की क्षति पहुंचाता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। और आपदा के बारे में हम आपको बताए थे कि आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यह सब कुछ हम आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब पहला चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर दूसरा चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज वही हम यहां पर पढ़ाएंगे जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। इसलिए पहला चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपदा के बारे में तो आपको यहां पर समझ में आ गया। अब हम आपको यह भी बताए थे कि आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्रकृति आपदा मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से घटित होता है, और मानव जनित आपदा जो कि मानव के द्वारा घटता है, यानी कि इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। तो प्रकृति आपदा और मानव जनित आपदा दोनों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन चूंकि यहां पर फिर से आया है तो फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, प्रकृति आपदा वैसा आपदा जो प्राकृतिक रूप से घटित होता है उसे हम लोग प्रकृति आपदा कहते हैं, और प्राकृतिक आपदा में मानव का थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन मानव जनित आपदा क्या है? तो वैसी आपदा जो मानवों के द्वारा घटता है मानव जनित आपदा कहलाता है। यह मानव तथा समस्त जीवधारियों के जन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। यह बिना बुलाए चले आता है, यानी कि जो मानव जनित आपदा है इसको बुलाना नहीं पड़ता है, यह बिना बुलाए ही चले आता है। और जहां तक हम लोग प्रकृति आपदा की बात करें तो प्राकृतिक आपदा भी बिना बुलाए ही आता है, क्योंकि आपदा को कौन बुलाता है? आपदा तो बिना बुलाए ही आता है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव जनित आपदा हो, इसको बुलाया नहीं जाता है बल्कि बिना बुलाए ही यह चले आता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकृति आपदा और कृत्रिम आपदा यानी कि मानव जनित आपदा दोनों के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब यदि दोनों का परिभाषा समझ गए हैं तो हम आपको दोनों का कुछ उदाहरण भी बता देते हैं कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा होगा और कृत्रिम आपदा यानी कि मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या क्या होगा। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, बादल का फटना हो गया, बिजली का गिरना जिसको आप लोग ठनका गिरना बोलते हैं, उसके अलावा सर्पदंश यानी कि जो सांप काटता है, यह जितने
सारे भी घटना है सब के सब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, यानी कि इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह घटना प्रकृति के द्वारा ही घटित होता है। उदाहरण आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल फटना, बिजली का गिरना, सर्पदंश, यह सभी आपदा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा। यदि हम लोग कृत्रिम आपदा की बात करें, यानी कि मानव जनित आपदा की बात करें, तो इसमें बम विस्फोट होता है। अब आप लोग सोचिए, बम विस्फोट तो प्राकृतिक के द्वारा नहीं कराया जाता है, कोई ना कोई मानव करता है, आतंकवादी करता है, नक्सली करता है, और आतंकवादी कौन होता है? मानव ही होता है। इसलिए बम विस्फोट मानव जनित आपदा है। उसके बाद आतंकवाद, आतंकवाद क्या प्रकृति फैलाते हैं, भगवान फैलाते हैं? नहीं, मानव के द्वारा ही फैलाया जाता है, इसलिए आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। उसके बाद रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना में प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा ही घटित होता है, इसलिए रेल दुर्घटना भी एक कृत्रिम आपदा का उदाहरण है। उसके बाद वायुयान दुर्घटना, तो वायुयान दुर्घटना भी मानव जनित आपदा हो जाएगा, क्योंकि वायुयान तो भगवान बनाए थे नहीं कि वायुयान से दुर्घटना हो जाएगा, उसको हम लोग कृत्रिम आपदा में नहीं रखेंगे। वायुयान चूंकि मानवों के द्वारा बनाया गया है, उसमें मानव खुद सफर कर रहे हैं, उसमें खतरा का डर है, इसलिए वायुयान दुर्घटना एक कृत्रिम आपदा है, यानी कि मानव जनित आपदा है। उसके बाद औद्योगिक विस्फोट जो होता है, जैसे भोपाल गैस कांड आप लोग देख लीजिए, वह भी मानव जनित आपदा है, उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए कृत्रिम आपदा का उदाहरण भी बहुत सारा है, जैसे बम विस्फोट, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, औद्योगिक, यानी कि बहुत सारे उदाहरण है प्राकृतिक आपदा के भी और बहुत सारे उदाहरण है कृत्रिम आपदा के भी। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक आपदा के बारे में और कृत्रिम यानी कि मानव जनित आपदा के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यदि यहां तक आप लोग समझ गए हैं तो आपको हम अब प्रबंधन के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि शीर्षक का ही नाम है आपदा एवं प्रबंधन। तो आपदा के बारे में तो हम आपको बता दिए, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए कि प्रबंधन कहने का मतलब होता है रोकथाम, यानी कि बचाने का उपाय। जैसे कोई आपदा आ गया तो आपदा के आने के बाद हम लोग जो रोकथाम करते हैं, जो बचाव काम करते हैं, उसे ही प्रबंधन कहते हैं। जैसे बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में बहुत सारे नदी में पानी आ जाते हैं, लोग बह जाते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं, मवेशी डूब जाते हैं, घर डूब जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी रोकथाम का उपाय होता है, बचाव का उपाय होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रबंधन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रबंधन का परिभाषा लिखेंगे किस प्रकार से, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम लोग आपदा प्रबंधन क्या है यह पढ़ रहे हैं और इसके उपाय को लिखें, यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में लिखना है और आपदा प्रबंधन के उपाय के बारे में लिखना है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सरल भाषा में करके हम आपको बताएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप कितनों भी पढ़ने में कमजोर क्यों न हो। हम वैसे दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं जिससे कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। सिर्फ उसको लेकर के हम नहीं चलते हैं जो कि पहले से पढ़ने में तेज है। जो छात्र कमजोर हैं उनके लिए हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको कमजोर से तेज बनाना हमारा काम है। जो तेज हैं वह तो ऑलरेडी तेज हैं, उनके साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह चीजों को समझते हैं। लेकिन जो छात्र कमजोर हैं उनको समझाना पड़ता है, और हम इस तरह से समझाते हैं ताकि एक एक कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से समझ जाए। तो चलिए, आपदा प्रबंधन क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि आपदा से बचने के लिए आपदा से पूर्व यानी कि आपदा से पहले या फिर आपदा के बाद, आपदा प्रबंधन जो होता है वह आपदा के पहले भी होता है और आपदा के बाद भी होता है। इसलिए यहां पर परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि आपदा से बचने के लिए आपदा से पहले या आपदा के बाद की जाने वाली तैयारी को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि आपदा से बचने के पहले जो तैयारी किया जाता है और आपदा के आने के बाद जो तैयारी होता है, उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं। आपदा चाहे कुछ भी हो, प्रकृति हो या फिर कृत्रिम हो, इसका प्रबंधन करना चाहिए। आपदा प्रबंधन सफल तभी होता है जब उसमें आम जनता की भागीदारी होता है। यह जैविक एवं अजैविक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है, इसके कारण किसी भी देश का विकास रुक जाता है।
यानी कि जब भी कोई आपदा आता है तो उससे देश का विकास ठप हो जाता है, यानी कि देश का विकास रुक जाता है, क्योंकि यह संसाधनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि बहुत सारे संसाधन हमारे इस पृथ्वी पर पड़े होते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वह आपदा के कारण ही होता है। और जब संसाधन का नुकसान हो गया, इसके कारण देश का विकास भी रुक जाता है, क्योंकि देश का विकास भी किस चीज से होता है? संसाधन से ही होता है। और जब संसाधन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे देश का विकास होगा? इसलिए आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन में यहां पर पूछ रहा था कि आपदा प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं। आपदा प्रबंधन कहने का मतलब हम आपको समझा दिए कि आपदा के आने के पहले और आने के बाद जो तैयारी किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आपदा प्रबंधन के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग यहां पर देखिए, हम मुख्य रूप से लिख चुके हैं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपाय, यानी कि आपदा से रोकथाम के कुछ उपाय यहां पर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। नदियों पर तटबंध बना करके बाढ़ को रोकना, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि क्या बनता है, जो नदी होता है उसके दोनों छोर पर तटबंध बनता है, ताकि बाढ़ का पानी चाहे कितना भी आ जाए वह बाहर के इलाकों में न जा सके, यानी कि गांव और शहरों में न जा सके। और जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ का पानी गांव और शहर में नहीं जाएगा तो फिर बाढ़ से बचा जा सकता है। इसलिए सबसे पहला उपाय है कि जो नदी है उस पर तटबंध बना करके बाढ़ को रोका जाए। उसके बाद दूसरा है कि जो नदी भर गया हो उसका समय समय पर सफाई किया जाए। देखिए, बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि नदी के तलहटी में अवसाद जम जाता है, जिसको कि आप लोग बोलचाल की भाषा में बालू मिट्टी भी बोलते होंगे कि नदी भर गया है। इसी वजह से यहां पर बोला जाता है, या फिर बहुत बार यह क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो कुछ लोग मार देते हैं कि पानी का बढ़ जाना या फिर नदी का भर जाना, लेकिन यह बिल्कुल गलत जवाब होगा। नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि नदी के तलहटी में अवसाद का जम जाना। यह बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, हम भी आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए नदी में अवसाद न जमे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि नदी को समय समय पर के सफाई किया जाए। ठीक है, नदी को समय समय पर सफाई कर दिया जाए, यानी कि 2 साल 4 साल पर उसका सफाई होते रहना चाहिए, ताकि जो बाढ़ का पानी है वह ज्यादा ऊंचा न उठ सके। उसके बाद तीसरा उपाय है कि मकान आयताकार होना चाहिए या फिर वर्गाकार बनाना चाहिए या फिर भूकंप रोधी बनाना चाहिए। अगर बाढ़ आ जाए तो उससे बचने के लिए आप मकान को आयताकार बनाइए या फिर वर्गाकार बनाइए या फिर मकान को भूकंप रोधी बनाइए। इंजीनियर होते हैं जो आपको सुझाव देंगे कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग मकान को भी बनाएं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाएं, सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाएं। कहीं ऐसा नहीं कि अगर तेज झटका आया भूकंप का तो पूरा मकान ही ढह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा कह रहा है कि प्रत्येक खंड में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर आग लग जाए तो तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। इसलिए जगह जगह पर अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। अग्निशामक का क्या काम होता है? आग को बुझाना। अगर कहीं पर घर में, कहीं स्कूल में, कहीं झोपड़ी में या फिर कहीं पर भी आग लग जाता है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाया जाता है, जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, यानी कि आग को बुझाया जा सके। तो आपदा प्रबंधन के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से 4 उपाय हम यहां पर आपको बता दिए। चारों उपाय आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपदा के बारे में और आपदा प्रबंधन के बारे में तो हम आपको बता दिए। अब उसके बाद शीर्षक में क्या कह रहा है? बाढ़ और सुखाड़। चूंकि इस चैप्टर में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए अब हम आपको बाढ़ के बारे में बताते हैं और उसके बाद सुखाड़ की ओर चलेंगे। और जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर आपके किताब में दिए हुए हैं, जितने सारे भी प्रश्न आपके किताब में हैं, उसका आंसर पूछ रहा है, उसका आंसर हम सबसे लास्ट में बताएंगे। अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आपके किताब वाला क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यह हर हाल में आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाढ़ क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ क्या है यह अधिकतर बार पूछा गया है और हो सकता है कि आपके परीक्षा में भी पूछा जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ क्या है, इसके हानि, रोकथाम व सुरक्षा के उपाय को लिखें। यानी कि बाढ़ के बारे में बताना है।
बाढ़ से होने वाले हानि के बारे में बताना है, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है इसके रोकथाम के उपाय बताना है, और बाढ़ से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है यानी कि सुरक्षा के उपाय को भी लिखना है। यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया इसी क्वेश्चन में। यानी कहने का मतलब कि यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बाढ़ क्या है। तो देखिए, बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जिसका अर्थ बढ़ना होता है। बाढ़ का अर्थ क्या होता है? बढ़ना होता है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। जब किसी स्थान पर, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि बाढ़ कैसे आता है। जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण नदी नाले, खेत खलिहान, तालाब, झरना, पोखर पानी से भर जाता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो जितने सारे भी गड्ढे होते हैं, जैसे नदी नाला हो गया, खेत खलिहान हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, पोखर हो गया, यानी कि जितने सारे भी चीज़ होते हैं वह सब के सब पानी से भर जाता है, और जिसके कारण नदियों के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाता है। और जब नदी का जल बढ़ जाता है तो वह तटबंधों को तोड़ देता है और तोड़ करके गांव और शहर में फैल जाता है। और जब नदी का पानी गांव और शहर में फैल जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया। तो बाढ़ कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि जब अत्यधिक वर्षा होती है तो नदी नाले, खेत खलिहान, तालाब, पोखर, झरना सब कुछ भर जाता है, और जब सब कुछ भर जाता है तो नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है, और जब नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है तो नदी का पानी गांव और शहर में फैल जाता है, उसे ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत सारा नुकसान होता है। अब इससे नुकसान क्या हुआ? तो नुकसान यह हुआ कि 5000 लोगों की मौत हो गई, और साथ ही साथ जितने सारे धन संपत्ति का नुकसान हुआ वो तो अलग। यानी कि बाढ़ आने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि बाढ़ कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बाढ़ क्या होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बाढ़ के प्रमुख हानि कौन कौन सा है, यानी कि बाढ़ आने से कौन कौन हानि होता है। तो सबसे पहला हानि है कि अपार जान माल की क्षति होती है। यानी कि आदमी का जान तो जाता ही है, साथ ही साथ माल की क्षति होती है। यानी कि धन संपत्ति बर्बाद होता है, खाने का जो सामान होता है वह बर्बाद होता है, घर तबाह हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि अपार जान माल की क्षति होती है। उसके बाद दूसरा, महामारी का फैलाव। जाहिर सी बात है कि जब चारों तरफ पानी भर जाएगा तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे आमतौर पर आप सुनते हैं कि कहीं पर गड्ढा में पानी नहीं जमा रखना चाहिए क्योंकि उससे डेंगू फैलता है, और जब चारों तरफ पानी ही पानी है तब तो उससे और ज़्यादा बीमारी फैलेगा, महामारी फैलेगा। इस वजह से दूसरा प्रमुख हानि है कि महामारी का फैलाव हो जाता है। उसके बाद तीसरा नुकसान है कि जो तैयार फसल होता है वह बर्बाद हो जाता है। जैसे धान के समय में बाढ़ आ गया तो जो धान का फसल है वह बर्बाद हो जाएगा, यानी कि जितने सारे भी फसल होते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद चौथा, जो परिवहन का साधन होता है वह भी बाधित हो जाता है। जैसे बाढ़ आता है तो कहीं कहीं पर सड़क टूट जाता है, सड़क को बहा करके लेके चले जाता है अपने साथ, जिससे क्या होता है कि परिवहन बाधित हो जाता है। उसके बाद पांचवा, व्यापार में कमी होती है, यानी जितने सारे भी व्यापार होते हैं सब ठप पड़ जाते हैं। यानी कि बाढ़ से बहुत ज्यादा हानि है। सबसे पहला बताए अपार जान माल की क्षति होती है, दूसरा बताए महामारी का फैलाव होता है, तीसरा बताए कि जो तैयार फसल होता है वह बर्बाद हो जाता है, चौथा बताए कि परिवहन बाधित हो जाता है, पांचवा बताए कि व्यापार में कमी होता है। यानी कि यहाँ पर 5 प्रमुख हानि बताए जो कि बाढ़ से होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लघु उत्तरीय में पूछ देगा कि बाढ़ से होने वाले हानि का वर्णन करें तो सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय बता रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय में सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाढ़ के रोकथाम के उपाय, यानी कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला है कि बांध का निर्माण करना चाहिए, यानी पानी अत्यधिक मात्रा में नदी से बाहर न हो जाए, इसके लिए बांध का निर्माण करना चाहिए ताकि जगह जगह पर पानी को बांध करके रखा जा सके। दूसरा है कि तटबंध का मरम्मत करना चाहिए, जो नदी का तटबंध है उसका मरम्मत करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तटबंध ऐसे हैं जो कि बहुत समय पहले के बने हुए हैं। जब ज़्यादा पानी आता है तो वह तटबंध टूट जाता है और बाढ़ आ जाता है, इसलिए जो पुराने तटबंध हैं उसका मरम्मत करना चाहिए। उसके बाद
बाद तीसरा है कि जो तटबंध हैं उस पर वृक्षारोपण करना चाहिए। अब वृक्षारोपण इसलिए करना चाहिए ताकि मिट्टी का अपरदन ना हो, क्योंकि सिर्फ मिट्टी रहेगा तो बाढ़ का पानी उसको बहा करके लेके चला जाएगा। लेकिन जब पेड़ पौधा रहता है तो पेड़ के जड़ी के साथ, जो पेड़ का जड़ होता है उसके साथ मिट्टी जकड़े रहता है, और जब पेड़ के जड़ के साथ मिट्टी जकड़ा हुआ रहता है तो पानी उसको कम बहाता है। इसलिए जितने सारे भी तटबंध हैं नदियों का, वहां पर वृक्षारोपण करना चाहिए। उसके बाद चौथा, विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए, ताकि एक नदी में बाढ़ आ जाए तो कुछ पानी दूसरे नदी में भी चला जाए, और दूसरे नदी से होते हुए वह पानी समुद्र में चला जाए, बड़ी बड़ी नदियों में चला जाए। इसलिए विभिन्न प्रकार की नदी है, जहां पर ज्यादा बाढ़ आता है तो वैसे नदियों को दूसरे नदी में जोड़ दिया जाना चाहिए। और उसके बाद पांचवा है कि नहरों का विकास करना चाहिए। नहर से क्या होता है कि जो नदी का ज्यादा पानी होता है वह अनेक भागों में बंट जाता है, नहर से होते हुए बहुत जगह चला जाता है। कोई नहर इस गांव में चला गया, कोई उस गांव में चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, यानी कि जो ज्यादा पानी है वह इधर उधर बंट जाएगा। इस वजह से भी बाढ़ को रोका जा सकता है। यानी कि बाढ़ के रोकथाम के बहुत सारे उपाय हैं, यदि सरकार चाहे तो यह रोका जा सकता है, लेकिन थोड़ा इसमें खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी है। तो यहां पर बाढ़ के रोकथाम के उपाय भी हम आपको बता दिए, 5 उपाय बताए, पांचों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहा है कि सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाली सावधानी, यानी कि बाढ़ से बचने के लिए जो सुरक्षा हमको करना चाहिए वह कौन सी सुरक्षा है। तो चलिए, सबसे पहला हमको करना चाहिए कि पानी उबाल करके पीना चाहिए। यानी कि जब भी आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो पानी उबाल करके पीना चाहिए, यानी कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके इलाके में बाढ़ आ जाए तो चापाकल वाला पानी होता है या फिर हैंडपंप वाला जो पानी होता है उसको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब पी रहे हैं तो उसको उबाल करके पीजिए। अगर उबाल करके पीते हैं तो महामारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर उबाल करके नहीं पीते हैं तो बीमारी हो सकता है। इसलिए जब भी बाढ़ आए तो उस समय पानी को उबाल करके पीना चाहिए, सबसे पहला सावधानी। उसके बाद दूसरा, भोजन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु आते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, और जब भोजन को आप खुला रखिएगा तो वह भोजन पर जाके बैठेगा, आपको बीमारी हो सकता है। उसके बाद तीसरा, बच्चों को भूखा न रखें, यानी आपके घर में जितने सारे भी छोटे बच्चे हैं उनका पेट हर समय भरा रहना चाहिए, उनको कभी भी भूखे मत रखिए। उसके बाद चौथा, अब देखिए बहुत सारे लोग यह पूछेंगे कि बच्चों को भूखा क्यों नहीं रखे, क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि आपको दिन दिन भर भूखा रहना पड़े। हो सकता है कि बाढ़ का पानी ज्यादा बढ़ जाए, इस वजह से आपको दिन भर भोजन ही ना मिले। वैसे में तो छोटे बच्चे को बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए बच्चों को हमेशा भोजन खिला करके रखिए, पेट भर करके रखिए, ताकि अगर कुछ देर रुकना भी पड़े तो वह बर्दाश्त हो सके। उसके बाद चौथा है कि अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि जब बाढ़ का पानी निकल जाए, ध्यान रखिएगा, बाढ़ का पानी निकल जाए या फिर बाढ़ का पानी जमा हुआ भी है, अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कि डीडीटी पाउडर बोलते हैं, उसका छिड़काव करना चाहिए। अब डीडीटी पाउडर का छिड़काव इसलिए होता है क्योंकि जितने सारे भी छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जो कीटाणु हैं, वह मर जाएगा और आप बीमारी से बच सकते हैं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद पांचवा है कि रेडियो और टेलीविजन पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और सुनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो रेडियो पर, टीवी पर बहुत सारे चेतावनी दिया जाता है कि इतना बजे से इतना बजे तक और बारिश का संभावना है, इस क्षेत्र में बाहर न निकले, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, इस क्षेत्र से होते हुए न जाए, यहाँ पर सड़क टूटा हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे चेतावनी टीवी पर, रेडियो पर दिया जाता है, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनते रहें। और उसके बाद छठा है कि सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के पानी के साथ बहुत सारे विषैले सांप भी बह करके आते हैं। पानी के साथ सांप भी आ जाता है, और सांप को भी चाहिए सूखा जगह, इसलिए वह आपका घर सबसे सुरक्षित स्थान समझता है। इसलिए जो सांप होता है वह आपके घर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही है, इसलिए सांप आपके घर में ही आपके साथ आकर के ठहरेगा। इसलिए सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जहां पर भी सांप देखिए उसको मारना चाहिए या फिर उसको भगा देना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 सावधानी बताए हम आपको, जो कि बाढ़ आने के बाद या फिर बाढ़ आने के पहले करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि बाढ़ से होने वाले हानि कौन कौन सा है, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, सुरक्षा के उपाय क्या है, सब कुछ हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि बाढ़ के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
अब चलिए, अब यदि बाढ़ के बारे में समझ गए हैं तो हम आपको बताते हैं कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को लिखें। आकस्मिक कहने का मतलब कि जो तुरंत उपाय किया जाए, यानी कि जैसे ही बाढ़ आ जाए और जैसे ही बाढ़ आने के तुरंत बाद जो उपाय होता है उसे ही आकस्मिक प्रबंधन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को लिखें, यानी कि जब बाढ़ आए तो उसके बाद तुरंत क्या उपाय करना चाहिए, क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए। यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब लिखेंगे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे घटने से अपार जान माल की क्षति होती है, और इस क्षति से निपटने के लिए या फिर इस क्षति को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन में क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से यहां पर देखिए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना है, यानी कि जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोग पानी में डूबने लगते हैं, बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं। तो सबसे पहला यह आपका प्राथमिकता होता है कि जो बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, जो बह रहे हैं, उनको बचाना चाहिए। उसके बाद दूसरा, बहते हुए बाढ़ के पानी में नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के पानी में चलते हैं और बोलते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, या फिर नहाने भी लग जाते हैं कुछ लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहते हुए बाढ़ के पानी में कभी नहीं चलना चाहिए। अगर चल रहे हैं, कहीं आपका पैर फिसल गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, समझ जाइए। उसके बाद तीसरा है कि गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहना चाहिए। बाढ़ आता है तो जहां तहां बिजली का तार गिर जाता है, और जब बाढ़ के पानी में बिजली का तार गिर जाएगा तो आपको तो करंट लग सकता है। बाढ़ के पानी में आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि कहां पर तार गिरा हुआ है। तो इस वजह से गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहना चाहिए। उसके बाद चौथा, पशुओं एवं आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर लें, यानी कि यदि आपके पास कोई मवेशी है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, जानवर है, कुछ भी है आपके पास पालतू जानवर है, तो उसको घर से बाहर कर लीजिए। और जो खाने वाला आवश्यक सामग्री है उसको भी घर से बाहर कर लीजिए, ताकि जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो उसे लेकर के कहीं हम लोग ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। उसके बाद पांचवा है कि कीमती कागजों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे खेत वाला कागज होता है, आप लोगों के घरों में खेत का कागज होता होगा, वह तो बहुत निजी चीज होता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। या फिर जितने सारे भी ऐसे कागज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर यदि आपके पास कोई डिग्री है उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, टीसी होता है, सर्टिफिकेट होता है, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यानी जितने सारे भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं उसको सुरक्षित स्थान पर रख लेना चाहिए। उसके बाद छठा है कि आवश्यक सामग्री जैसे खाने पीने के लिए वस्तु, टाट, रस्सी, चाकू, माचिस तथा दवाई लेकर के चलना चाहिए। यानी कि जितने सारे भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सब के सब उपाय जरूर करना चाहिए। यह सब के सब आकस्मिक प्रबंधन में आते हैं, यानी कि जैसे ही बाढ़ आया आप लोग जो उपाय करते हैं उसी को आकस्मिक प्रबंधन बोलते हैं। तो बाढ़ से बचने के लिए कौन कौन सा आकस्मिक प्रबंधन है इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। बिहार में बाढ़ का क्या स्थिति है इसका संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी कि इसके बारे में लिखना है। तो इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग अब भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आपको डाउट रह गया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हो सकता है कि डाउट रह जाए, तो वे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसे हम इतना सिंपल भाषा में करके बताए हैं कि ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि किन्हीं को डाउट रहे। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। 1 सेकंड का समय लगेगा, आप लोग एक लाइक जरूर करके ही जाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग लाइक कर दिए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी क्लास चलेगा, जब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई न्यूज होगा, कोई लेटर होगा, कोई वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वे बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर
कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त भी इस ग्रुप में जुड़ सकें, इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।